Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is CSIR NET Cell Biology Previous Year Questions. तो जैसे कि आप सभी को पता है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं कुछ दिनों से। अभी तक हमने कैंसर बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया, अब हम सेल बायोलॉजी की स्टार्ट कर रहे हैं। ये आज इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, दिस इज़ पार्ट 2। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं पता तो। ये पार्ट 2 है इसका। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितना PYQ कर सकते हो उतना PYQ करो और रिवीजन करो। अभी आप लोगों का यही 2 मेन मोटिव होना चाहिए। ठीक है, तो कोई नया टॉपिक पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन करोगे उतना अच्छा आपके एग्ज़ाम के लिए होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कैसे करना है, जैसे कि आप सभी को पता है, पहले आप खुद सॉल्यूशन करोगे, वीडियो पॉज करोगे, खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ट्राई करोगे, देन मेरा सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस पे यही लागू होगा। और जिसके जितने क्वेश्चन सही होते हैं, जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगी, आई थिंक 9 या 10 क्वेश्चन मैं आज कराऊंगी, तो उसमें से जिसके जितने सही हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलो गाइस, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। तो ये आपको रिसेंट एग्जाम में CSIR NET जून 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया था, अभी के एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, इन सेल मेम्ब्रेन द लिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड एज अ कंटिन्यूस डबल लेयर विद एन अप्रॉक्सीमेट थिकनेस। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम डबल मेम्ब्रेन की थिकनेस कौन याद करेगा, तो देखो थिकनेस जो है वो आपको जो लिपिड बाइलेयर है उसकी थिकनेस पूछी गई है। अब ये जो है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा फिगर में। ठीक है, ये आई थिंक ब्रूस एल्बर्ट का फिगर है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर बट ठीक है, ब्रूस एल्बर्ट की फिगर में या कई जिस भी किताब में आप पढ़ोगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, अगर आप रेफरेंस बुक को रेफ़र करते हो, इसीलिए मैं कहती हूँ रेफरेंस बुक ज़रूर देखें। अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो रेफरेंस बुक को एक बार ज़रूर देखें, उसके डायग्राम वगैरह वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा डायग्राम में, तो यहाँ पर दिया हुआ है लिपिड बाइलेयर में 5 नैनोमीटर का जो है वो आपका अराउंड 5 नैनोमीटर जो है हमारी लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, तो इसीलिए रेफरेंस बुक को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 20 नैनोमीटर, 50 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 नैनोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये तो पार्ट बी का था। ठीक है, आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। ये भी पार्ट बी का क्वेश्चन है। ये CSIR NET 2014 जून में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, मॉलिक्यूल्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड राफ्ट। ठीक है, लिपिड राफ्ट के बारे में काफ़ी टाइम पूछा गया है। कल भी हमने क्वेश्चन किया था लिपिड राफ्ट वाला जो रिसेंट एग्जाम में आया था। ठीक है, तो लिपिड राफ्ट किससे बनता है, कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फॉस्फोटिडिल सीरीन, फॉस्फोटिडिल कोलिन, दोनों के दोनों इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फॉस्फोटिडिल इनोसिटॉल एंड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल तो इन्वॉल्व होता है लेकिन इनोसिटॉल इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइल फॉस्फोटिडिल इनोसिटॉल, नहीं होता है। और कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल होता है बट ये नहीं होता। नेक्स्ट फोर्थ वाला है स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल सही है। स्फिंगोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, लिपिड बाइलेयर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको ये डिटेल में बताया था। तो तो आपका राइट आंसर जो है वो 4th वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर किसी को किसी भी तरीके का डाउट हो तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन कर दूँगी उस क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये भी आप खुद से सॉल्व करना और एक बार देख लीजिए। जैसे ये ए लाइपेजेज है, बी फ्लिपेजेज है, सी फ्लॉपेजेज है और डी आपका स्क्रम्बलेज है। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पर आना था, ये थोड़ा राइटिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो ये डी स्क्रम्बलेज और इसके सामने जैसे फ्लॉपेज के सामने ये 3rd है, तो ऐसे स्क्रम्बलेज के सामने 4th ये आएगा। ठीक है, तो अब आपको इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, तो एक बार खुद सॉल्व करना। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन क्या है, मैच द एंजाइम इन कॉलम ए। आपको एंजाइम दिए गए हैं कॉलम ए में और उनके बायोलॉजिकल फंक्शन दिए गए हैं कॉलम बी में। ठीक है, मैं दूसरे उससे निकालती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा इजीली समझ में आए। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन अरेंज है, उस वाली स्लाइड में थोड़ा अरेंज नहीं है। तो यहाँ पे स्क्रम्बलेज दिया गया है और इसके सामने इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसी से करते हैं। सबसे पहला है लाइपेजेस। लाइपेजेस का हमारे लाइपेजेस का काम क्या होता है, क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना, किसका, लिपिड्स का। यानी लिपिड्स क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल। ठीक है, ट्राइग्लिसरॉल को कैटलाइज करता है। नेक्स्ट है फ्लिपेज। फ्लिपेज क्या करता है,
पहला ऑप्शन है हमारा कैटेलाइज एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसलोकेशन, बिल्कुल सही बात है। फ्लिपेज एंड फ्लॉपेज दोनों के दोनों एटीपी का यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ द अमाइनो फॉस्फोलिपिड, यानी मेम्ब्रेन में जो लिपिड होते हैं, जैसे ये इस तरीके से लिपिड है, लिपिड बाइलेयर होती है ना हमारी मेम्ब्रेन, इस तरीके से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसको यहाँ अंदर की तरफ भेजना है, फॉर एग्जांपल ये साइटोसोलिक साइड है, ठीक है, और ये आउटर साइड है, ठीक है। तो इस आउटर साइड से अंदर भेजना है, ठीक है, या बाहर से अंदर भेजना है, तो दोनों में अलग अलग काम करता है। फ्लिपेज किस में काम करता है? इन अमीनो फॉस्फोलिपिड फॉस्फेटिडिल इथेनॉलमीन पी एंड फॉस्फेटिडिल सीरीन को फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर साइटोसोलिक लीफलेट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, यानी फ्लिपेज क्या करता है, बाहर की मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ जो है, यानी साइटोसोलिक की तरफ जो है वो फॉस्फोलिपिड्स को लेकर आता है। और यहाँ पे आपको दिया भी है कि कौन कौन से हैं, फॉस्फेटिडिल इथेनॉलमीन और फॉस्फेटिडिल सीरीन। तो ये आपका बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, इन दोनों को ही वो क्या करता है, बाहर वाली लिपिड लेयर से अंदर वाली लिपिड साइटोसोलिक वाली साइड में, जैसे ये बाहर है, ठीक है, तो ये आउटर साइड में है, तो इसको अंदर मूव कराने का जिम्मेदारी इसका है फ्लिपेज का। और ये क्या है, एटीपी डिपेंडेंट है, यानी ये इस काम को करने में पैसा लेता है, यानी एटीपी लेता है, एनर्जी लेता है, ठीक है। तो आपका फ्लिपेज का क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लॉपेज। फ्लॉपेज का काम क्या है गाइस, फ्लॉपेज कैटेलाइजेज द एटीपी डिपेंडेंट, ये भी एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसलोकेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम साइटोसोलिक टू द एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट, इसका एकदम अपोजिट काम है। जैसे फ्लिपेज जो है बाहर से अंदर लाता है, इसका काम है अंदर से बाहर की तरफ ले जाना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका इससे मैच कर रहा है। नेक्स्ट है स्क्रम्बलेज। स्क्रम्बलेज मैंने आपको बताया है कि ये एटीपी नहीं लेता है, ठीक है। इसको क्या चाहिए काम करने के लिए, कैल्शियम, ठीक है। इसको क्या चाहिए काम करने के लिए, कैल्शियम। तो ये कैटेलाइज करता है मूवमेंट ऑफ एनी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स अक्रॉस द बाइलेयर डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि ये एटीपी नहीं ले रहा है, तो यानी ये किसी को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं ले जा रहा है, यानी ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में जिसका जिस तरफ का कंसंट्रेशन होगा उस तरफ को ले जाएगा। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल कि बाहर आउटर वाली साइड में कोई फॉस्फोलिपिड ज़्यादा हो रहा है, तो वो बाहर से अंदर साइटोसोलिक वाली साइड में लेकर आ जाएगा, या अंदर कोई साइटोसोलिक साइड में कोई फॉस्फोलिपिड ज़्यादा हो रहा है तो उसे बाहर वाली ले जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, बैलेंस करके रखता है दोनों मेम्ब्रेन को, यानी आउटर और इनर दोनों की लीफलेट को बैलेंस करके रखता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको फिगर से समझा देती हूँ, ये मैंने क्लास में पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से। ये देखो, ये फिगर है, ये आपका जो है वो डिफरेंट, ये फ्लिपेज है, ये पिंक कलर का, ये फ्लॉपेज है, और ये स्क्रम्बलेज है, ठीक है। तो फ्लिपेज देखो आपको यहाँ पे अमोनिया, फॉर एग्जांपल ये रेड वाला फॉस्फोलिपिड है, तो इसको अंदर लाने का काम कौन कर रहा है, फ्लिपेज, ठीक है। ये आउटर साइड है, ये इनसाइड है। फ्लॉपेज क्या कर रहा है, उसी अंदर वाले फॉस्फोलिपिड को बाहर ले जाने का काम कर रहा है। और स्क्रम्बलेज क्या कर रहा है, ये दोनों तरफ मूवमेंट करवाता है, और इसको एटीपी नहीं चाहिए होता है, इसको क्या चाहिए होता है, कैल्शियम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और मे बी इस बार भी पूछा जाए, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना इनका फंक्शन, ठीक है। पीडीएफ आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप लिंक से जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले लेना, ठीक है, वरना स्क्रीनशॉट से फ़ोन भर जाता है। चलो, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, तो मैच करते हैं। पहला का हमारा थर्ड है, ए का हमारा थर्ड, सिर्फ एक ही ऑप्शन में था। तो देखो कितने आसान होते हैं मैच द फॉलोइंग। अगर आपको एक भी पता है तो आप ऑटोमेटिकली आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। बाकी ए का थर्ड किसी में नहीं था, तो ऑलरेडी सारे रॉन्ग हो गए। बी का जो है वो फर्स्ट हो गया, सी का जो है सेकंड हो गया, और डी का फोर्थ हो गया, ठीक है। चलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिग्नल सीक्वेंस डायरेक्ट्स प्रोटीन to the correct intracellular location. Which one of the following sequence typically used to import proteins in the nucleus? ठीक है। तो जैसे हमारा घर का एड्रेस है, सबके अपने अपने घर का एड्रेस है, पर्टिकुलर एड्रेस है। अगर आपको अपने घर जाना हो या किसी को आपको अपने घर भेजना हो, तो आप उसको एक पर्टिकुलर एड्रेस देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तो उसको अपने घर का एड्रेस देते हो। ऐसे ही जो भी प्रोटीन हमारे बॉडी में या हमारे सेल के अंदर सिंथेसाइज होता है, उनमें एक एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। और वो एड्रेस बताता है कि उस प्रोटीन को फ्यूचर में जाके कहाँ जाना है, ठीक है। ऐसे ही सब में होता है, ठीक है। लाइसोसोम में अलग एड्रेस होगा, ईआर में जाना है तो अलग एड्रेस होगा, गोल्जी में रहना है तो अलग एड्रेस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, क्लोरोप्लास्ट में जाना है, पैराक्सीसोम्स में जाना है, या न्यूक्लियस में जाना है, सबके लिए अलग अलग एड्रेस है, ठीक है। ये सब मैंने आपको क्लास में बता रखा है, अनअकैडमी में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है।
तो अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि न्यूक्लियस के लिए कौन सा सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के लिए कौन सा होता है, तो आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच सीक्वेंस जो होता है वो न्यूक्लियस में ले जाने के लिए काम आता है। तो देखो आर्जिनिन एंड लाइसिन कहाँ है, यहाँ पे लाइसिन है और आर्जिनिन है, हाँ ये हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे लाइसिन है लेकिन आर्जिनिन नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ पे लाइसिन है आर्जिनिन नहीं है, यहाँ पे लाइसिन है आर्जिनिन नहीं है। तो लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच सीक्वेंस यानी प्रो लाइसिन 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 आर्जिनिन, यही सीक्वेंस जो है आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, बस लाइसिन आर्जिनिन एक साथ याद रख लो या थोड़ा थोड़ा इस तरीके से सिग्नल को याद रख लो, तो यही सिग्नल जो है वो न्यूक्लियस में ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लास में टेबल के थ्रू पढ़ा रखा था, ये है टेबल। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना, CSR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CSR के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। ठीक है, यहाँ पर आपको टारगेट ऑर्गेनल्स दिए गए हैं, इनके लोकेशन जो है वो जो सिग्नल सीक्वेंस है वो कौन से लोकेशन में है, एन टर्मिनस में है या सी टर्मिनस पे है। रिमूव होता है या नहीं होता है, सब में सिग्नल रिमूव होता है, लेकिन पेरोक्सिसोम्स एंड न्यूक्लियस में दोनों में सिग्नल रिमूव नहीं होता है। मैं रीज़न बताती हूँ। और नेक्स्ट है नेचर ऑफ सीक्वेंस। नेचर ऑफ सीक्वेंस क्या है, यानी कौन सा है, आर्जिनिन लाइसिन रिच है या क्या है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे न्यूक्लियस का पूछा गया था हमसे, अभी ये पूछा गया था। तो न्यूक्लियस में क्या है, मल्टीपल डिफरेंट काइंड होते हैं और कॉमन मोटिव इंक्लूड होता है शॉर्ट सेगमेंट ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच रेसिड्यूज। ठीक है, जैसे लाइसिन और आर्जिनिन अगर कहीं पर मिल जाए आपको तो वही जो है न्यूक्लियस को टारगेट करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस हर किसी में रिमूव होता है, एक सीक्वेंस जो है वो रिमूव किया जाता है। क्यों किया जाता है, फॉर एग्जांपल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या माइटोकॉन्ड्रिया है, इनमें जब प्रोटीन का जो है वो प्रोटीन सॉर्टिंग की जाती है, यानी प्रोटीन को भेजा जाता है, वो अनफोल्डेड फॉर्म में भेजा जाता है। ठीक है, यानी वो फोल्ड अंदर जाके होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा फिर फोल्ड होगा, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा फिर फोल्ड होगा। ठीक है, इस तरीके से, यानी फोल्डिंग उनकी बाद में होती है। बट पेरोक्सिसोम्स एंड न्यूक्लियस आर द ओनली ऑर्गेनल्स जहाँ पे कि प्रोटीन को टारगेट करने से पहले उनकी फोल्डिंग कर दी जाती है, यानी इनकी क्या हो जाती है, इनमें क्या हो जाती है, फोल्डिंग पहले हो जाती है। फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग तो जानते होंगे। ठीक है, ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, बायोकेमिस्ट्री में सबने पढ़ा होगा, प्राइमरी सेकेंडरी फोल्डिंग टर्शियरी फोल्डिंग। ठीक है, ये सब जानते होंगे। तो प्रोटीन फोल्डिंग जो है वो इनमें पहले हो जाती है, किस किस में, पेरोक्सिसोम्स एंड न्यूक्लियस में। और दैट्स वाई अगर इनमें प्रोटीन फोल्डिंग हो गई, प्रोटीन फोल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, आप सभी लोग जानते होंगे। अगर प्रोटीन गलती से भी मिसफोल्ड हो गया तो वो एक डेंजर हो सकता है। ठीक है, या फिर इतनी मेहनत जो प्रोटीन में बनाने में जो एनर्जी वेस्ट हुई है वो पूरा वेस्ट हो सकता है। तो प्रोटीन फोल्डिंग को बहुत सावधानी से किया जाता है। अब एक बार जब प्रोटीन फोल्डिंग हो चुकी है, अब जाके उसका जो है वो क्या करनी जा रही है, टारगेटिंग की जा रही है प्रोटीन को। ठीक है, अब प्रोटीन को भेजा जा रहा है, तो अब जब भेजा जाएगा पेरोक्सिसोम या न्यूक्लियस में तो इनका सिग्नल सीक्वेंस रिमूव नहीं होगा, क्योंकि अगर सिग्नल सीक्वेंस रिमूव हो गया तो प्रोटीन तो फिर क्या हो जाएगा, मिसफोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि प्रोटीन पहले प्रॉपर फोल्ड हो चुका है, उसके बाद टारगेटिंग की जा रही है, दैट्स वाई इनका सिग्नल सीक्वेंस जो है वो रिमूव नहीं किया जाता है। बाकी में देखोगे आप तो सब में सिग्नल सीक्वेंस रिमूव हो जाता है जैसे वो अंदर जाता है, क्योंकि वो अनफोल्डेड फॉर्म में जाता है, सिग्नल सीक्वेंस रिमूव किया जाता है इनका, देन जो है प्रोटीन जो है इनके अंदर फोल्ड होता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से लर्न कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो पहला जो है वो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ये भी प्रोटीन सॉर्टिंग से क्वेश्चन है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट KDEL रिसेप्टर। KDEL रिसेप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहला है KDEL रिसेप्टर इज़ फाउंड इन कोप फर्स्ट वेसाइकल। कोप फर्स्ट वेसाइकल में जो है वो KDEL रिसेप्टर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है KDEL रिसेप्टर एफिनिटी फॉर द KDEL सीक्वेंस इज़ हायर एट हायर pH। अगर जो KDEL सीक्वेंस होता है उसकी एफिनिटी जो उसके रिसेप्टर के लिए है वो हाई pH में हाई होती है। ठीक है, थर्ड है KDEL रिसेप्टर इज सिंथेसाइज्ड ऑन ER में सिंथेसाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट है D, KDEL रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन ER एंड गोल्जी। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसको समझने के लिए हम फिगर से समझते हैं। ठीक है, फिगर से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा।
KDL रिसेप्टर क्या है? KDL रिसेप्टर जो है एक्चुअली में KDL सीक्वेंस क्या है? पहले तो KDL एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो कि बताता है कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन को कहाँ टारगेटिंग करनी है, कहाँ ले जाना है, ER में, यानी ये ER के घर का एड्रेस है, ठीक है। अब होता क्या है, क्योंकि प्रोटीन पहले ER में आता है और ER के बाद क्या जाता है, गोल्जी में जाता है मॉडिफिकेशन के लिए। प्रोटीन में बहुत सारे मॉडिफिकेशन होता है और प्रोटीन का गोल्जी में जाना इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो ये रफ ER है आपका इधर और ये गोल्जी है। फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसाइज हुई रफ ER में, रफ ER की मेम्ब्रेन में, और इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन रह गया था, तो इसको मॉडिफिकेशन के लिए कोप सेकंड कोटेड वेसाइकल इसको लेकर गई, क्योंकि ER से कोप सेकंड कोटेड वेसाइकल जाती है गोल्जी में, ठीक है, वो इसको लेकर गई, ठीक है, और गोल्जी में जाके इसको क्या किया, मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन के बाद गोल्जी के पास क्या होता है, KDL रिसेप्टर होता है। जो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है इस प्रोटीन में, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक रिसेप्टर होता है। जैसे ही ये रिसेप्टर इस पर बाइंड करता है, इसके बाद जो वेसाइकल निकलती है गोल्जी से अगर ER में कोई जाने के लिए कोई वेसाइकल निकल रही है तो वो क्या होती है, कोप फर्स्ट वेसाइकल होती है, ठीक है, उसका नाम क्या होता है, कोप फर्स्ट कोटेड वेसाइकल। अब ये आती है और इसमें क्या होता है, KDL सीक्वेंस वाली प्रोटीन होती है और रिसेप्टर होता है, और ये वापस, क्योंकि इसकी टारगेटिंग ही ER में होनी है, तो ये वापस ER में आ जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा कोप फर्स्ट कोप सेकंड का आइडिया और कैसे जहाँ जा रहा है, ठीक है। अब जो pH होता है वो गोल्जी का क्या होता है, लो होता है। pH क्या होता है, गोल्जी का लो होता है, क्योंकि यहाँ पर हाई हाइड्रोजन कंसनट्रेशन होता है। तो और रफ ER में क्या होता है, लो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन होता है, जिससे हायर pH होता है। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि जब ER में जब हमारा जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन और ये इसका रिसेप्टर है, जब ER में देख रहे हैं तो ER में क्या हो रहा है, इसकी कोई एफिनिटी नहीं है अपने रिसेप्टर से, यानी हाई pH में नो एफिनिटी, यानी हाई pH में क्या है, नो एफिनिटी। तो इसमें क्या होती है, एक्चुअली में प्रोटीन और रिसेप्टर के बीच में कोई एफिनिटी नहीं होती है एट हाई pH, ठीक है, क्योंकि ER का pH क्या है, हाई है। लेकिन जैसे ही ये गोल्जी में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लोअर pH में यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर pH में क्या हो जाएगा, हाई एफिनिटी। और दैट्स वाई ये pH डिफरेंस की वजह से जो है ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है या उसे छोड़ देता है। तो अगर pH लो है तो अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, दैट इज़ इन गोल्जी, और pH हाई है, दैट इज़ इन ER, तो अपने रिसेप्टर को छोड़ देगा। आप इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, KDL रिसेप्टर फाउंड इन कोप फर्स्ट वेसाइकल, बिल्कुल सही बात है, कोप फर्स्ट। हमने कोप फर्स्ट में भी देखा, ये देखो, कोप सेकंड में भी देखा और कोप फर्स्ट में भी देखा। अगर कोप सेकंड भी होता तो भी हमारा आंसर राइट होता, ठीक है, तो दोनों में होगा, ठीक है। तो ए तो हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है, KDL रिसेप्टर एफिनिटी फॉर KDL सीक्वेंस हायर एट हाई pH। हाई pH में हाई एफिनिटी होगी, नो। हाई pH में क्या होती है, लो एफिनिटी होती है। हाई pH किसका है, ER का। ER में उसकी कोई एफिनिटी नहीं होती है अपने रिसेप्टर के लिए, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। बी हमारा रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ठीक है, और ए हमारा ट्रू है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हमारा थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन पढ़ के हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट है, सी ऑप्शन है, KDL रिसेप्टर इज सिंथेसाइज्ड ऑन ER। ER में सिंथेसाइज होते हैं। अब प्रोटीन है भाई, रिसेप्टर भी क्या है, प्रोटीन ही है। और जितने भी प्रोटीन होते हैं, जो भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो भी प्रोटीन जाते हैं, वो सारे के सारे ER में ही सिंथेसाइज होते हैं, चाहे उसे गोल्जी में जाना हो, लाइसोसोम में जाना हो, या कहीं भी जाना हो, या सेल के बाहर जाना हो, सबके सब क्या होते हैं, ER में ही सिंथेसाइज होते हैं। तो दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट और इट इज़ ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है, KDL रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द ER एंड गोल्जी। बिल्कुल सही बात है, दोनों में प्रेजेंट है KDL रिसेप्टर। आप फिगर में देख सकते हो, ये देखो, ER में भी प्रेजेंट है और गोल्जी में भी प्रेजेंट है, दोनों की वेसाइकल में प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा जो राइट स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A, C एंड D, ठीक है। चलो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, ये भी मैंने आपको अनअकैडमी में पढ़ाया है, अभी यूट्यूब पे तो नहीं पढ़ाया है, यूट्यूब पे भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी नेक्स्ट सेशन से, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम मिला नहीं मुझे पढ़ाने का, तो मैं पढ़ा दूंगी ये टॉपिक्स जो जो छूट रखे हैं सारे यूट्यूब पे भी नए से पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ATP ड्राइवन पंप्स हाइड्रोलाइज ATP to ADP and phosphate use the energy release to pump ions or solute across a membrane. There are many classes of these pumps representative, each all found in prokaryotes and eukaryotes. बहुत सारी क्लासेस मैंने आपको पंप्स की पढ़ाई है, और वो सारे के सारे किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। Which of the following statements about these pumps are not correct?
आपको जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो नॉट करेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। क्या बताना है? सबसे पहला है पी टाइप पंप्स आर मल्टी पास में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स विच फॉस्फोराइलेट देमसेल्फ ड्यूरिंग पंपिंग एंड इन्वॉल्व इन आयन ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सही बात है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पी टाइप पंप का मतलब पी से ही पता चल रहा है फॉस्फोराइलेशन। इनका जब फॉस्फोराइलेशन होता है तभी ये पंप्स एक्टिवेट होते हैं। ये ट्रांसमेम्ब्रेन मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं और जब एटीपी आके इन पे फॉस्फोराइलेशन करता है तब जाके ये खुलते हैं, ठीक है। और एटीपी इनको चाहिए होता है ऑन होने के लिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एफ टाइप पंप नॉर्मली यूज हाइड्रोजन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। बिल्कुल सही बात है, ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है एफ टाइप पंप, ठीक है। और ये जो है हाइड्रोजन ग्रेडियंट को मेम्ब्रेन के अलोंग लाके एटीपी को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। बैक्टीरिया या हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है आपका थर्ड, वी टाइप पंप नॉर्मली यूज वोल्टेज ग्रेडियंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल। नो, दिस इज रॉन्ग। वी टाइप पंप आपको कहाँ देखने को मिलता है? वैक्यूल में। वी से वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल से इसका नाम पड़ा है वी टाइप पंप। वी टाइप पंप भी हाइड्रोजन का ग्रेडियंट यूज़ करता है, ठीक है। सेम होता है जैसे एफ टाइप पंप होता है वैसे वी टाइप पंप है। और ये जैसे हाइड्रोजन का ग्रेडियंट के टूवर्ड्स जाके जो है ये क्या करता है, ये भी जो है एटीपी को सिंथेसाइज करता है। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये पे वोल्टेज ग्रेडियंट वी फॉर वोल्टेज बिल्कुल नहीं है, वी फॉर वैक्यूल है, क्योंकि ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वैक्यूल में, ठीक है। तो ये एसिड पंप वैक्यूल या पेरोक्सिसोम्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे पंप जो है वो एनर्जी का यूज़ करते हैं, एटीपी का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे लाइसोसोम है, ठीक है। लाइसोसोम का पीएच क्या होता है? लो होता है। पीएच क्या है लाइसोसोम का? लो है। वो लो पीएच कौन मेंटेन करता है? ये वी टाइप पंप। ये वी टाइप पंप जैसे एफ टाइप पंप अंदर से बाहर को हाइड्रोजन फेंकता है, ये बाहर से अंदर को फेंकता है, यानी ये उल्टा करता है। ये साइटोसोल से ऑर्गेनेल्स की तरफ फेंकता है और एफ टाइप पंप जो है बाहर से साइटोसोल की तरफ फेंकेगा, ठीक है। इस तरीके से इनकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना, मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है, ठीक है। नेक्स्ट है एबीसी ट्रांसपोर्टर प्राइमरी पंप ऑल स्मॉल मॉलिक्यूल इन द सेल मेम्ब्रेन। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ वी टाइप इज नॉट अ वोल्टेज ग्रेडियंट, ओके। वी फॉर वैक्यूल, वैक्यूल पे सबसे पहले डिस्कवर हुआ था इसीलिए वी टाइप पंप पड़ा। तो एफ हमारा फॉल्स हो गया, फॉल्स ही हमें देखना था तो हमारा नॉट करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलो कोई नहीं, पर काफ़ी इजी आंसर है, आप लोग कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ये सेल साइकिल से क्वेश्चन है, ठीक है। सो प्रोग्रेशन अक्रॉस G1 S बाउंड्री, ये भी 2022 फैब में पूछा गया था, ठीक है। तो प्रोग्रेशन अक्रॉस G1 S boundary followed by entry into S phase is promoted by activation of which one of the following protein complex, ठीक है। तो जैसे G1 से S बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो उस टाइम पे कौन से प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होते हैं? तो कौन से होते हैं? G1 से S ट्रांजिशन में कौन करता है? CDK4, नो, CDK4 नहीं करता, CDK2 एंड साइक्लिन, यही होगा, CDK2 एंड साइक्लिन। CDK4/6 नहीं होगा, CDK4/6 नहीं होगा। तो काफ़ी इजी आंसर था, जिस हिसाब से हमने सेल साइकिल पढ़ी है उस हिसाब से काफ़ी इजी आंसर था। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। ये देख सकते हो आप, ये G1 फेज़ है, G1 में CDK4 और CDK4/6 और साइक्लिन D काम करता है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है, इसे क्रॉस करने के लिए CDK2 साइक्लिन E की ज़रूरत होती है, तब सेल जो है S फेज़ में आता है। S फेज़ में CDK2 साइक्लिन A, S से G2 फेज़ में CDK1 साइक्लिन A और G2 से M फेज़ में CDK1 एंड साइक्लिन B का जो है वो रोल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट सेल साइकिल रेगुलेशन। तो आपको सेल साइकिल रेगुलेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें क्या बतानी है? हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सबसे पहले चेक कर लो करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, बाद में कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट है डी नोवो सिंथेसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लिन बी इज़ असेंशियल फॉर द सेल साइकिल प्रोग्रेशन इन ईस्ट। बिल्कुल सही बात है, चाहे ईस्ट हो, ह्यूमन बीइंग हो, या कोई भी यहाँ पे साइक्लिन लिखा होता, कोई भी साइक्लिन हो, उनका डिस्ट्रक्शन होना या सिंथेसाइज होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी सेल साइकिल आगे प्रोग्रेस करती है, अदरवाइज़ नहीं करती है, ठीक है। तो चाहे कोई भी होता, यहाँ पे साइक्लिन बी की जगह साइक्लिन ई भी होता या कोई भी और भी होता, तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू होने वाला था, ठीक है। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए ट्रू है तो ए इस वाले और इस वाले स्टेटमेंट में, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों वैसे ही चले गए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। सी डी, सी दोनों में है तो यानी सी ऑटोमेटिकली हमारा सही होगा,
अब डी और ई में बताना है। अगर डी और ई में आपको पता चल गया तो आप आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो अभी तो हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो पूरा एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। नेक्स्ट है डी नोवो सिंथेसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लिन बी एंड देयर रिलेटेड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज आर एसेंशियल फॉर सेल साइकिल प्रोग्रेशन। ये क्या कह रहा है, ये साइक्लिन, ये स्टेटमेंट ऊपर वाली जैसी ही है, लेकिन इसमें क्या गड़बड़ कर दी इन्होंने कि सीडीके की भी डिस्ट्रक्शन बोल दी। अब सीडीके डिस्ट्रक्ट नहीं होते हैं, सीडीके कभी भी सेल साइकिल प्रोग्रेशन के लिए डिस्ट्रक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इनएक्टिव होते हैं। जब उनका पार्टनर आता है, जैसे उनका पर्टिकुलर साइक्लिन पार्टनर आता है, तभी वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो किनका डिस्ट्रक्शन जरूरी है, साइक्लिन्स का डिस्ट्रक्शन जरूरी है, सीडीकेस का नहीं होता है डिस्ट्रक्शन। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो बी हमारा वैसे ही हट गया था। सी स्टेटमेंट है, सी हमारा ऑटोमेटिकली ट्रू है। कैसे है, चलो देखते हैं। सीडीके एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय बोथ एक्टिवेटिंग एंड इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल सही बात है, एक्टिवेटरी और इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन दोनों से जो है वो सीडीके की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है। जैसे V1 काइनेज जो है आपको पता है सीडीके 1 पे, यानी MPF कॉम्प्लेक्स जो बनता है उस पर इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन करता है, और वहीं CDC25 जो है उसका फॉस्फोराइलेशन को रिमूव कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, तो सी ट्रू हो गया। नेक्स्ट डी वाला है, रेटिनोब्लास्टोमा यानी आरबी फंक्शन एज अ इनिबिटर टू G2 टू M ट्रांजिशन। ओ माय गॉड, कितना रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये किसका है, G2 से M ट्रांजिशन? नो, इट इज़ अ G1 से S ट्रांजिशन का इनिबिटर है। G1 से S ट्रांजिशन में इनिबिट करता है रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, इनएक्टिवेशन ऑफ SIC1 इज असेंशियल फॉर ट्रांजिशन इनटू एस फेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको फिगर से पढ़ा रखा है। ये SIC1 का डिस्ट्रक्शन होना यानी उसका यूबिक्विटिनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी एस फेज में आती है सेल, और तभी जो है वो DNA रेप्लिकेशन होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो डी वाला आपका रॉन्ग हो गया, यानी ये स्टेटमेंट आपका चला गया। हमारा कौन सा हो गया, ऑटोमेटिकली थर्ड विल बी द राइट आंसर। लास्ट वाले स्टेटमेंट को मैं थोड़ा फिगर से बता देती हूँ आपको। ये देखो, ये फिगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, SIC1 ने क्या किया रहता है, एस फेज के साइक्लिन सीडीके को इनिबिट किया रहता है, ठीक है, ताकि ये एक्टिवेट ना हो, क्योंकि ये एक्टिवेट हो गई तो तुरंत क्या हो जाएगा, DNA रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो जब G1 के सेल साइक्लिन और सीडीके एक्टिवेट होते हैं, या G1 S ट्रांजिशन वाले, यानी साइक्लिन ई यहाँ पे G1 से S ट्रांजिशन वाले, ठीक है। ये भी है, क्योंकि ये फिगर थोड़ा पुराना है तो शायद क्लियरली दिखा नहीं है। तो यहाँ पर जो है, यानी साइक्लिन ई सीडीके 2, इन दोनों का भी रोल होता है। G1 के साइक्लिन का तो होता ही है, G1 का साइक्लिन मतलब साइक्लिन डी CDK4/6, साथ ही साथ साइक्लिन ई CDK2। ये दोनों के दोनों मदद करते हैं किसमें, इस SIC1 के फॉस्फोराइलेशन में। अब इसका फॉस्फोराइलेशन होकर क्या होता है, इसका पॉलीयूबिक्विटिनाइजेशन हो जाता है और इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। जैसे ये डिस्ट्रक्ट करता है, सेल एस फेज में पहुंच जाती है, उस जैसे ही साइक्लिन ई CDK2 सिंथेसाइज होते हैं, ये इसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, सेल एस फेज में पहुंच जाती है, और जैसे ही एस फेज के साइक्लिन सीडीके एक्टिवेट होते हैं, तुरंत हमारा DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो DNA रेप्लिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारा थर्ड जो है वो राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इन यूकैरियोटिक सेल रेप्लिकेशन इनिशिएशन फ्रॉम अ रेप्लिकेशन ओरिजिन अकर्स ओनली वंस पर सेल साइकिल एंड एस फेज सीडीके प्लेज वाइटल रोल इन द रेगुलेशन ऑफ DNA replication. In budding yeast, a protein complex known as the origin recognition complex (ORC) is associated with DNA replication origin during Z1. However, origin fires only once at the beginning of S phase. DNA replication doesn't start G1. Why? ठीक है, तो आपको बताना है कि इन्होंने पूरा सिनेरियो बता रखा है कि जैसे हमें एक बार में एक ही बार रेप्लिकेशन होना चाहिए, यानी क्योंकि देखो प्रोकैरियोट्स में तो एक ही हो रही है, लेकिन यूकैरियोट्स में थाउजेंड्स ऑफ हो रही है, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ हो रही है क्योंकि, तो एक ओराई से एक बार ही रेप्लिकेशन होना चाहिए, यानी जैसे एस फेज में आया तो एक ओराई से एक बार, ऐसा नहीं कि इसी से दोबारा भी हो रहा है, तीसरी बार भी चल गया, चौथी बार भी, फिर तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों होता है कि DNA रेप्लिकेशन G1 में स्टार्ट नहीं होता है, S में स्टार्ट होता है, ठीक है। जबकि जो रेप्लिकेशन की जो सारी चीज़ें होती है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, वो सारा हमारा G1 में हो जाता है, लेकिन S फेज में जाके हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे पहले ये चीज़ याद रख लो कि G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज में क्या होता है, हेलिकेज को लोड किया जाता है, हेलिकेज लोडिंग
लोडिंग होती है। नो हेलिकेज एक्टिवेशन, कोई भी हेलिकेज की एक्टिवेशन नहीं होती है, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा श्योर किया जाता है कि कभी भी हेलिकेज की एक्टिवेशन ना हो, सिर्फ और सिर्फ लोडिंग हो। तो G1 फेज में डिसाइड कर दिया जाता है कि किस किस पॉइंट से रेप्लिकेशन करना है। फॉर एग्जांपल ये दोनों पॉइंट चूज़ कर लिए कि इन दोनों से हमें रेप्लिकेशन करना है, ठीक है। अब जैसे ही S फेज में पहुँचे, यहाँ पे लोड हो चुके हैं हेलिकेजेस, ठीक है। तो जैसे ही S फेज में पहुँचे, S फेज में क्या होगा, हेलिकेज एक्टिवेशन। अब जैसे ही एस फेज के साइक्लिन CD के एक्टिव होंगे तो ये दोनों यहाँ पे हेलिकेज को एक्टिवेट कर देंगे। और हेलिकेज का काम क्या है, DNA डबल स्ट्रैंड होता है तो बीच से काटना, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को काटना, तो वैसे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो इन दोनों पॉइंट से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया है, यानी ये वाली पॉइंट से और ये वाली पॉइंट से, ये जो ना चूज़ कर दिए गए हैं, यहाँ से नहीं हो रहा हमारा रेप्लिकेशन, तो यहाँ से रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या श्योर की जाती है, नो हेलिकेज लोडिंग। अब हेलिकेज लोडिंग होगी नहीं तो हेलिकेज का क्या नहीं होगा, वापस ओरिजिन फायर नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ से फायर हो गया ओरिजिन, मतलब यहाँ से रेप्लिकेशन फायर हो चुका है, तो अब ये हेलिकेजेस एक इधर मूव करेगा, एक इधर मूव करेगा। अब वापस से यहाँ पे क्योंकि लोडिंग को सीधा सीधा मना किया जाता है बहुत ही, क्योंकि जो लोडिंग वाले प्रोटीन होते हैं वो एस फेज के साइक्लिन CD के उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ जितने हेलिकेजेस हैं उनको एक्टिवेट किया जाएगा, जितनी जितनी जगह हेलिकेज की लोडिंग है उतनी उतनी जगह जो है वो एक्टिवेशन किया जाएगा। तो लोडिंग इंश्योर की जाती है एस फेज G1 फेज में, और एस फेज में सिर्फ एक्टिवेशन किया जाता है, कभी भी लोडिंग नहीं की जाती। इसीलिए एक साइकिल में एक ही बार एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेशन फायर होता है, ठीक है। मतलब जितने भी हैं, जितने भी थाउजेंड्स में जितने भी चुने हैं उतने में से एक ही बार होगा, ऐसा नहीं कि एक से 2 बार हो गया, ऐसा नहीं होगा। एक ओराई से एक ही बार ही फायर होगी रेप्लिकेशन। सो अब ऑप्शंस में चलते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब ये हमारे कंसेप्ट से कैसे मैच कर रहे हैं, जो MCM हेलिकेज है वो आर इनएक्टिव इन G1 फेज, बिल्कुल सही बात है, इनएक्टिव होता है, नो हेलिकेज एक्टिवेशन। नेक्स्ट है स्पिंडल चेक पॉइंट इज एक्टिव इन G1 फेज, जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है वो एक्टिव होता है G1 फेज में, ठीक है। तो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट एक्टिव है G1 फेज में, तो उसका कोई रीज़न नहीं है कि DNA रेप्लिकेशन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि DNA रेप्लिकेशन क्यों स्टार्ट नहीं हो पाता है G1 फेज में, क्योंकि स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट एक्टिव है G1 फेज में। नो, ये रीज़न नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट C वाला है DNA पॉलीमरेज इज नॉट रिक्रूटेड इन G1, क्योंकि DNA पॉलीमरेज को भी रिक्रूट नहीं किया जाता है G1 में, दैट्स वाई जो है रेप्लिकेशन बिगिन नहीं होता है G1 में। ये रीज़न हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि DNA पॉलीमरेजेस भी रिक्रूट नहीं किए जाते हैं G1 फेज में, ठीक है। ना तो हेलिकेज लोडिंग होती है, ना DNA पॉलीमरेजेस को किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट है ORC एंड इनिशिएशन फैक्टर CDC6 एंड CDT1 डू नॉट रिक्रूट MCM हेलिकेज ऑन द साइट ऑफ द रेप्लिकेशन इनिशिएशन इन G1 फेज। ये तो स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत हो गया, क्योंकि CDC6 एंड CDT1 ही MCM हेलिकेज को रेप्लिकेशन इनिशिएशन साइड में G1 फेज में लोडिंग करते हैं, तो यही मदद करती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यही करती हैं। और ये रीज़न भी नहीं है कि G1 फेज में क्यों स्टार्ट नहीं होता है रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ही फॉल्स है। तो याद रख लेना CDC6 और CDT1 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन लोडिंग ऑफ हेलिकेजेस। यही MCM हेलिकेज को G1 फेज में लोड करेगा। जैसे G1 से S ट्रांजिशन हो गया, S फेज में जैसी ही सेल आ गई तो तुरंत CDT1 और CDC6 को डिग्रेड कर दिया जाता है। सबसे पहला काम इनको डिग्रेड करने का होता है, ताकि ये वापस से हेलिकेज लोडिंग ना कर ले, ठीक है, कहीं और कोई और ओराई में ये हेलिकेज लोडिंग ना कर ले, ठीक है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट हमारी कौन सी हो गई, A एंड C है। A एंड C हमारी जो है वो करेक्ट हो गई, ठीक है। A एंड C स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई, ठीक है। ओके, B हमारी रॉन्ग थी, तो ये स्टेटमेंट और ये तीनों स्टेटमेंट हमारे चले गए, ठीक है। तो A एंड C हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलो देख लेते हैं राइट आंसर। हाँ, ठीक है, A एंड C हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसा लगा गाइज आपको सेशन? अगर आप कोई और क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहते हो तो वो भी बता देना। इसके नेक्स्ट उसमें भी हम सेल साइकिल के ही क्वेश्चंस करेंगे, सेल बायोलॉजी के ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।